आगे जगह नहीं है। एक्चुअली गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके सभी स्टूडेंट्स एडजस्ट? ठीक है, गुड। चलिए क्लास, आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द ब्लड, मतलब रक्त। ठीक है, रक्त के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग बात करें रक्त को लेकर, ब्लड को लेकर, ठीक है, तो ब्लड जो होता है हमारा वो क्या होगा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, आप लोग जानते हैं सिर्फ ब्लड ही ऐसा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। बाकी के जितने भी आप ऊतक देखते हैं उनमें से एक भी आपको तरल अवस्था में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्लड के बारे में खासियत रहती है। ये कैसा रहता है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, जब हम लोग क्लास बात करें इसके प्रकृति के बारे में, ठीक है, इसका नेचर जो होता है वो कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। क्यों? क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है ये? क्योंकि इसका पीएच जो होगा वो 7.4 देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब चूंकि ये क्षारीय प्रकृति का है, इसीलिए आप लोग देखते हैं कभी हम लोग को चोट लग जाती है, हम लोग फटाफट फूंक देते हैं, चोट लग जाएगा, है ना? तो उसका टेस्ट जो होगा वो नमकीन जो होता है, ठीक है, उसके एल्कलाइन नेचर की वजह से। ठीक है, तो इसका स्वाद जो है कैसा होगा? नमकीन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दूसरी खास बात, जब हम लोग क्लास बात करें आपके ब्लड के बारे में, ठीक है, तो ब्लड में कौन कौन से संगठन मौजूद होते हैं आप सभी जानते हैं। ठीक है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा कोई नया टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, जब हम लोग बात करें रक्त की, ठीक है, तो इसमें 55% जो है वो प्लाज्मा मौजूद रहता है। क्या मौजूद होता है? प्लाज्मा। वहीं 45% जो होता है वो क्या मौजूद होती है? कणिकाएं, रक्त कणिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, कोई कोई परेशानी नहीं। अब जब प्लस हम लोग बात करें तो देखिए प्लाज्मा को लेकर थोड़े टाइम के बाद बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपकी रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? इसमें तो ऐसा कुछ अभी तक बताया नहीं, लेकिन आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे जब हम लोग बात करें आपके आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सुनिए, इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज अ रेड ब्लड कॉर्पोसिस। ठीक है ना? कॉर्पोसिस, कॉर्पोसिस क्यों? क्योंकि कणिकाएं होती हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है ना, कणिकाओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्पोसिस बोलते हैं। दूसरी खास बात, आरबीसी को हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ एरिथ्रोसाइट।
WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। इन्हें हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कभी और भी सुना है आप लोगों ने? इम्यूनोलॉजी में सुना था, क्या सुना था भाई? पढ़ा सबने इम्यूनोलॉजी, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कह दे कि मैंने पढ़ा नहीं था, बशर्ते है कि वो ऑनलाइन क्लास लेते हो। गुड, हाँ बिल्कुल सही बात। आप लोगों ने ये टर्म जो है ल्यूकोसाइट जो है आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा, ठीक है, क्योंकि वहां पर पढ़ाया गया था। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स को जनरली प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स? क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद होता है? थ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो अक्रियाशील होता है, थ्रोम्बिन जो है वो क्रियाशील है, जो क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाने का काम करेगा। आप लोग क्लास जानते हैं, पहली बात तो विस्परिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्लास में। दूसरी खास बात, जब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो ध्यान यहाँ हो, ठीक है। देखिए, जब भी आप लोगों से बोला जाए प्लेटलेट्स, आपके मन में से दिमाग में एक ही चीज आती है, दैट इज अ ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का जमता है, ठीक है ना। तो कहने की बात ये है कि प्लेटलेट में ऐसा कुछ होता है जो रक्त का थक्का जमाने के काम आता होगा, है ना। तो वो क्या चीज होती है जो रक्त का थक्का जमाने का काम आता है? बिल्कुल सही बात है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले तो मैं 1 बाय 1 इन्हीं के बारे में स्टडी कर रही हूं, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये तक तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि इसमें अभी हम लोगों ने क्या चीज बात की है? रक्त में 55% जो है प्लाज्मा मौजूद होता है और 45% कणिकाएं मौजूद होती है, कार्बोक्सिल्स मौजूद होते हैं। और ये कणिकाएं भी कौन कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट हम, ठीक है। कोई परेशानी नहीं? होप सो लिख लिया होगा, ऐसा कुछ दिक्कत बताया नहीं है, लिख लिया। इसका दूसरा नाम जरूर लिख लीजिएगा, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, क्योंकि ये करके फाइबर पूछे जाते हैं, हालांकि आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, आरबीसी के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का निर्माण होता है ना, तो जो प्रक्रिया होती है आरबीसी के बनने की, उसको क्या बोलते हैं? चलिए छोड़ दीजिए। रक्त की कणिका, जो रक्त बनता है, रक्त तो बनता है, तो रक्त के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जब हम लोग बात करें तो इसमें रक्त जो बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस, ठीक है ना। अगर हम लाल रक्त कणिकाओं की बात कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस मीन हो जाता है प्रक्रिया, ठीक है। कोई परेशानी? ये पूछा जाता है, मुझसे पूछा था इसलिए मैं बता रही हूं आप लोगों को, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। देखा सभी ने? चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं फिर हम। फर्स्ट जो कणिका है दैट इज अ एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आरबीसीज के बारे में बात की जाए क्लास, ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में, ठीक है। जब हम लोग बात करें संरचना के बारे में, तो सभी स्तनधारियों में, मैमल्स में जो आपकी आरबीसी मौजूद होती है वो होगी बाइकॉन्केव, इसे हिंदी में बोलते हैं उभयाउतल, ठीक है। न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होगा, नहीं होगा, तो मतलब केंद्रक विहीन,
मैमल्स में भी जब हम लोग ऊंट व लामा को छोड़ दें तो, लामा भी एक जंतु है, लामा LAMA लामा, ठीक है। तो जब लामा को और ऊंट को दोनों को छोड़ दें तो जितने भी आपके स्तनधारी जंतु होते हैं उन सब में कैसे आपके आखिरी चीज देखने को मिलेगी, एक तो बाइकॉन्केव मतलब उभयावतल और दूसरा नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब उसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होगा। न्यूक्लियस अनुपस्थित होने की वजह से इतना आप लोग जानते हैं कि रक्त का काम क्या होता है, क्या होता है भाई रक्त का कार्य, गैसों का आदान प्रदान या स्थानांतरण, स्थानांतरण करता है ना, स्थानांतरण होता है क्लास एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, ये होगा स्थानांतरण। आदान प्रदान का मतलब है यहाँ पर रक्त बैठा हुआ है, आए गैसेस और यहाँ पे वो कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। रक्त तो सर्कुलेट करता है पूरे शरीर में, सर्कुलेट कर रहा है मतलब वो अपने उसमें से पूरे शरीर में क्या कर रहा है, रक्त सभी गैसों का, गैस कौन कौन सी होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो, दोनों ही गैसों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही गैसों को स्थानांतरित करता है, ठीक है। स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। जैसे लंग्स में कौन सा आता है ब्लड, शुद्ध होता है अशुद्ध आता है, अशुद्ध होगा, ठीक है। और लंग्स से कैसा ब्लड जाता है, शुद्ध जाता है, ठीक है। और लेके कौन जाएगा, आपका ब्लड ही तो लेके जाता है ना, समझ में आया। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं हम, देखिए क्लास। अब चूंकि इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, ठीक है, और इसका जो शेप है वो कैसा है, उभयावतल प्रकार का है। तात्पर्य ये है इसमें एक श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है, कंबाइन करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो कहने की बात ये है कि जो आपका सपोज कीजिए ये है आपका आरबीसी, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है बाइकॉन्केव उभयावतल आकार, इसमें आपका कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, आप लोग जानते हैं सेल ऑर्गेनल मतलब कोई भी किसी प्रकार का कोशिकांग मौजूद नहीं है, ठीक, कोशिकांग भी नहीं है, इसमें आपका न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसमें अच्छी खासी रेंज में हीमोग्लोबिन समा सकता है, जितना हीमोग्लोबिन होगा उतना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जितना ये आपका जुड़ जाएगा उतना ही इन गैसों का आदान प्रदान पूरे शरीर के ऊतकों तक इजीली हो सकता है रक्त के माध्यम से, कोई परेशानी नहीं। मतलब देखा जाए तो हम सभी में इसका आकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, अगर इसमें न्यूक्लियस होता, सपोज करो केंद्रक होता, तो क्या उतना हीमोग्लोबिन इसमें आ पाता। हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरीके से आपका श्वसन वर्णक है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, ये तो जानते हैं ना, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है। तो क्लास यहाँ तो बात रही स्तनधारियों के बारे में, लेकिन क्या सिर्फ सभी कशेरुकियों में सिर्फ स्तनधारी आते हैं, कशेरुकियों में और भी तो आते हैं। अच्छा, एक छोटा सवाल का जवाब दीजिए, मैमल्स क्या है, आई मीन टू से मैमल क्या है, संघ है, क्लास है, गण है, जाति है, प्रजाति है क्या चीज, क्या चीज, क्लास होती है मैमल, गण होता है मैमल, क्या होता है वंश, वर्ग होता है, नहीं तो ठीक। और अभी और भी तो बच्चे बैठे हैं सेकंड ईयर के। देखो क्लास मैंने कुछ अजीब सी बात नहीं पूछी है, बहुत छोटा सा सवाल है, आप लोगों का देखा जाए तो बाय बार पता हो सकता है कि एक बात बताओ, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कशेरुकी पढ़ के आए हैं सर या अकशेरुकी पढ़कर आए हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी, किसके बारे में पढ़ी थी सर, कशेरुकियों के बारे में पढ़ी थी और स्तनधारियों के बारे में पढ़ी थी। स्तनधारी किसमें आते हैं, स्तनधारी और क्या होते हैं
बच्चे पता है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, उन्हें क्या लगता है स्तनधारी जो अब तक मुझे जवाब मिलते आए हैं, संघ जवाब ज्यादा मिला है मुझे, फाइलम। फाइलम तो कैसे भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे इतना सोच ही नहीं पाते कि हम लोग अब तक किसके बारे में स्टडी करते आए हैं, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ, ऐसे। जब हम लोग यहाँ इसके बारे में स्टडी करते हैं ना अपने एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और आपके मैमल्स के बारे में, तो लगता है ये भी आपके संघ ही है, जो गलत होते हैं। आपके मैमल्स, एवीज मतलब मैमल्स मतलब स्तनधारी, एवीज मतलब पक्षी वर्ग, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, और एक होता है आपके उभयचर जिन्हें हम एम्फीबिया बोलते हैं। ये सभी वर्ग हैं, याद रखिएगा, वर्ग है, ठीक है। और ये वर्ग जो होता है ये आएगा आपके वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट मतलब अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटा का आप लोग वो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, क्वाड्रेटा का पढ़ाया जाता है क्योंकि मैंने भी इस साल पढ़ाया है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को जब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के दौरान ये बताया जाता है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ मुझे बहुत छोटा सा बता के देती हूँ। क्रेनियम वो एक क्रेनिएटा को लेकर नहीं चल रही, जस्ट वर्टिब्रेटा को लेकर चल रहे हैं। वर्टिब्रेटा मतलब आपके कशेरुकी, ठीक है। ये कशेरुकी जो होते हैं इन्हें हम दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सुपर क्लास याद रखना, क्लास भी नहीं लिया है मैंने, सुपर क्लास नाम दिया है, मतलब अधिवर्ग। अधिवर्ग जो होंगे ये दो होंगे, एक होता है आपका टेट्रापोडा, याद आया, और एक होता है पीसेस, याद आया। पीसेस में आती हैं सारी मछलियां, ठीक। और टेट्रापोडा मतलब ऐसे जंतु जिनमें चार पैर मौजूद हो, ठीक। टेट्रापोडा को, अब ये क्या थी, सुपर क्लास थी, याद रखिएगा। पीसेस और टेट्रापोडा दोनों ही अधिवर्ग हैं। अधिवर्गों को जब हम आगे विभाजित करेंगे ना तो वर्गों में विभाजित होती है क्लास, ठीक है। जब हम टेट्रापोडा को आगे विभाजित करते हैं ना तब आएंगे आपके सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी और पक्षी वर्ग, ठीक है। तो ये सभी चीज वर्ग है, ये चार वर्ग हैं जो आएंगे किसमें, एक अधिवर्ग टेट्रापोडा नाम के, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, वाइवा में बहुत पूछा जाएगा आप लोगों से, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपकी जूलॉजी से रिलेटेड है। हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मेरा सवाल था क्या वर्टिब्रेटा में सिर्फ और सिर्फ मैमल्स आते हैं, तो नहीं, आपके और भी तो क्लासेस आएंगी, और भी तो वर्ग आएंगे। कौन कौन से वर्ग होते हैं, अरे अब तो बता दो, अब तो मैंने भी बता दिया। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एम्फीबिया, रेप्टाइल, दो। एबीज रह जाता है आप लोगों का, एबीज हर बार छोड़ देते हैं। देखिए क्लास, कहने की बात ये है सभी मैमल्स को छोड़ दें हम, ठीक है। मैमल्स में ऊंट और लामा को छोड़कर जितने भी आरबीसी, जितने भी जंतु होंगे उन सब में इस प्रकार के आरबीसी मौजूद होंगे। लेकिन जब हम लोग बात करें अपने और कशेरुकियों के बारे में, ठीक है, तो उन कशेरुकियों में जैसे आपके आरबीसी मौजूद होंगे, एक तो होंगे अंडाकार, ठीक है, ओवल शेप, ठीक है, अंडाकार। ये कैसा था, बाइकॉनकेव था, तो ये कैसा हो जाएगा, बाइकॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मतलब तल बोलते हैं, उभयोत्तल बोलना चाहिए इसको, इसे बोलते हैं उभयोत्तल, ठीक है। हम लोगों में मतलब मैमल्स में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन बाकी सभी कशेरुकियों में क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाता है, उपस्थित होता है। कोई परेशानी, समझ में आया, एनीवन, सभी को समझ में आया ना, जी। आगे लिखे आप लोग साइज, साइज मतलब आकार, हालांकि क्लास सभी जितने भी कशेरुकी होते हैं उन सभी में, स्पेशली अगर हम लोग मैमल्स की भी बात करते हैं तो सभी मैमल्स में भी आरबीसी का जो साइज होता है वो वेरी करता है, अलग अलग। हम लोग जनरली यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के लेकर बात कर रहे हैं, उनसे उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में जो आरबीसी का साइज होता है, जो आकार होता है, वो होता है 7.5 न्यूटन,
ठीक है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, संख्या। जब हम लोग क्लास बात करें आपकी संख्या के बारे में, ठीक है, तो इसमें अब मुझे कोई बताएगा, आप सभी ने रिपोर्ट्स देखी होगी अपनी सीबीसी, ठीक है, तो उसमें आरबीसी के आगे एक यूनिट लिखी रहती है, कंप्लीट बट काउंट। अच्छा, किसी ने खून की जांच नहीं कराई अभी तक अपनी? कराई होगी ना, तो कराइए ना। तो कभी पढ़ते भी हो कि सिर्फ डॉक्टर ही पढ़ के बता देता है, तुम लोग ऐसे ही गवारों की तरह बैठे हो? ठीक है साहब, आपने बता दिया वही ठीक होगा। पढ़ भी लिया करो, सीखने को मिलेगा उस रिपोर्ट से भी। नहीं, हाँ, मैंने भी नहीं कराया था इतना जल्दी, पर हाँ पढ़ना चाहिए, कम से कम पेरेंट्स की तो पढ़ ही लिया करें, कभी कभी कोई करवा ले, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए ये छोड़ा हुआ है जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कुछ सीखने का मौका मिले। ये तो सब बता देते हैं, ठीक है। इसका जो हम एवरेज बात करें तो पुरुषों में कितनी होती है आरबीसी आपकी? 5.5 इंटू 10 टू द पावर 6 से लेकर 5 इंटू 10 टू द पावर 6। पर क्या पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर। हिंदी में लिखना चाहे ऐसे लिख लीजिएगा, प्रति घन मिलीमीटर, क्योंकि क्यूब को हम हिंदी में घन बोलते हैं, है ना। वही जब हम फीमेल्स की बात करें तो वो भी यही होगा, पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, लिख लीजिए आप। देखिए क्लास, एक खास बात, आप लोगों के सिलेबस में फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप था, है ना, आरबीसी का काउंट वगैरह नहीं समझाया गया था, ठीक है। जब हम लोग बात करें अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, इनकी संख्याओं के बारे में जब हम लोग क्या करेंगे, अभी नंबर जो आया है ना आपके सामने, एवरेज संख्या जो आई है, इसको आपने काउंट, इनकी गणना किस पे करते हैं हम लोग? इसके लिए एक एपरेटस आता है जिसका नाम है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा करते हैं इसकी गणना, ठीक है। किसके द्वारा करते हैं? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर दिखाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर का नाम ही हीमोसाइटोमीटर है, गॉड नोस। अगर मिल जाएगा मुझे तो मैं जरूर दिखाऊंगी, ठीक है, अगर होगा आप लोग कॉलेज में तो होना तो चाहिए। हालांकि मुझे भी इतना पता नहीं है तुम्हारे कॉलेज के बारे में, पर हाँ क्लास ये बात पता होना चाहिए आप लोगों को, डब्ल्यूबीसी या फिर आरबीसी या प्लेटलेट काउंट की गणना जो है किस पे करते हैं? हीमोसाइटोमीटर पे करते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसे आप लोग जानते हैं जब आरबीसी की संख्या जो है, ठीक है, कम हो जाती है तो हम कौन सा रोग बोलते हैं? क्या होता है उसको? एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। चलिए लिख लीजिए, यहाँ मैंने दो एरो लगाए हुए हैं, एक तो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब जब आरबीसी की संख्या कम हो जाए तब, एक है जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, इंक्रीज का ही निशान है, पहचानना शुरू करें अब आप लोग, ठीक है। तो जब आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं जब ये कम हो जाती हैं तब वहां कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ठीक। वहीं जब हम लोग बात करें जब आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वहां हो जाता है पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, लिखें आप लोग इसको। लिख लिया ना?
नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर, संरचना या स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ उसी में ऐड करना चाहे उसी में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वो मैंने वैसे बता दिया आपको, बुक के अकॉर्डिंग लिखना है। देखिए क्लास, आप लोग जानते हैं कि जो आरबीसी होता है उसकी संरचना कैसी है, बाइकॉन्केव, मतलब उभयावतल होती है, केंद्रक विहीन होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी आरबीसी होती है इसके ऊपर की तरफ एक झिल्ली मौजूद होती है जिसे हम बोलते हैं परिधीय, परिधीय झिल्ली, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन जो होगी ये होती है 0.02 म्यूओटी, ठीक है। वही ये जो आपकी झिल्ली होती है ये होगी अर्धपारगम्य, ठीक है, अर्धपारगम्य होती है। और साथ में आप लोग जानते हैं इसके अंदर क्या मौजूद होगा, ये हीमोग्लोबिन मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आपका श्वसन वर्णक मौजूद होता है। श्वसन वर्णक जैसे ही बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलने की कंडीशन क्या होगी, जब आप लोग जानते हैं, हालांकि आप लोगों को फाइनली में बताया जाएगा, जब भी कोई सांप काट ले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसका प्रभाव दो तरीके से होता है। एक तो होगा नर्वस सिस्टम पूरा खराब कर दे, ठीक है, मन तंत्र का तंत्र जो है उसको एकदम डाउन कर दे। एक होता है जब वो आपकी जो आरबीसीज हैं, मतलब आपके ब्लड पर क्या करे, अटैक करे, ठीक है। तो ब्लड पे जब अटैक किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका आरबीसी जो है ना, इसकी ये मेम्ब्रेन परिधीय झिल्ली फट जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आरबीसी का जो नंबर होगा उस इंसान पे जिसको किसने काटा है, सांप ने काटा है, तो क्या होगा, वो डाउन होने लगेगा, उसमें रक्त की कमी होने लगेगी, ठीक है। रक्त की कमी हुई मतलब इसमें से आपका हीमोग्लोबिन बाहर आ गया, हीमोग्लोबिन बाहर आ गया, तो केंद्रक तो था नहीं, क्या चीज भरा हुआ था इसमें, आपका हीमोग्लोबिन भरा हुआ था, क्योंकि कोई भी कोशिकांग भी मौजूद नहीं था इसमें। ये हीमोग्लोबिन अब चूंकि ये सब में से बाहर आने लगा, ठीक है, इसकी भी संख्या धीरे धीरे कम होगी। जनरली आप लोग जानते हैं किसी भी व्यक्ति में कितनी होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा, अगर हम बात करें मेल में, पुरुष में, तो होगी 14 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें फीमेल्स के बारे में, तो उनमें कितनी होती है फीमेल्स, ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ पर दो कंडीशन है अब आपके सामने, सांप ने काटा था उसकी वजह से आपके आरबीसीज डाउन होने लगे, ठीक है, उसकी झिल्ली जो थी फट गई, हीमोग्लोबिन बाहर आ गया। हीमोग्लोबिन बाहर आया, मैंने आप लोगों को बाइल जूस पढ़ाया था, ठीक है, बाइल जूस में आप लोगों को पित्त वर्णक बताए गए थे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने उसमें स्टर्कोबिलिन बताया था। स्टर्कोबिलिन मतलब जिसकी वजह से विष्ठा का कलर कैसा हो जाता है, पीला या भूरा हो जाता है, ठीक है। तो कहने की बात ये है, मैंने आप लोगों को जब पित्त वर्णक बताए थे बाइल पिगमेंट, उस वक्त ये बताया गया था कि ये दोनों ही जो है, ठीक है, बाइल पिगमेंट वो किसकी वजह से बनते हैं, ब्लड के डिकम्पोजिशन की वजह से, ये बताया था, गठन की वजह से बनते हैं। उसमें भी दोनों थे, बिलीवर्डिन बिलीवर्डिन व बिलीरुबिन बताए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है, जिनकी वजह से बाइल जूस का कलर कैसा हो जाता, हरा और पीला, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये पहले बिलीवर्डिन जो है, ठीक है, ये रूपांतरित होता है बिलीरुबिन में, ठीक है। अब जरा अपने थोड़े से फ्लैशबैक में पहुंचो आप लोगों, मैंने आप लोगों को बताया था जब स्टर्कोबिलिन बना था तो प्रोसेस जो है बिलीरुबिन से स्टार्ट हुई थी, बिलीरुबिन आपके बिलीवर्डिन से स्टार्ट नहीं की थी मैंने, की थी क्या, नहीं की थी, कहां से स्टार्ट की थी, बिलीरुबिन से। बिलीरुबिन पर जब आपके जीवाणुओं ने काम किया था तभी तो उसको ऑक्सीडाइज किया गया था, ठीक है। कहने की बात ये है, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, डैमेज होगी आपकी आरबीसी, तो उसमें से जो आपके बाइल पिगमेंट बनेंगे
बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बिलीवर्डिन जो है पहले रूपांतरित किसमें हो जाएगा? बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन और इसकी वजह से ये दोनों ही कहां चले जाएंगे? बाइल जूस में, पित्त रस में। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका रंग हरा और पीला हो जाता है। दूसरी खास बात, बिलीवर्डिन साथ के साथ किसमें लगातार हो रहा है? रूपांतरित बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन आगे की तरफ जाके किससे बदल जाता है? स्टेफोबिलिन में। ठीक है, दोनों कंडीशन साथ साथ हो रही है आपकी, यही बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये चीज एक दूसरे साथ कनेक्ट करना शुरू करें आप लोग। ठीक है, तो देखिए क्लास, यहां पर आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन है। ठीक है, जैसे ही ये बाहर आएगा, ठीक है, तो उसकी मात्रा भी कम होगी। अब ठीक है, आपकी आरबीसी कम हुई तो हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन कम होना मतलब आरबीसी का भी कम होना। बात एक ही, एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल ही है। ठीक है ना, एक दूसरे के जस्ट ऐसे रहते हैं। ठीक है, जब आप लोग जानते हैं क्लास कि ये दोनों अगर कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन, तो कौन सा डिसीज होता है आपका? एनीमिया होगा। एनीमिया होता है ना। ठीक है, आप लोगों को लिखना है तो लिखिए, ना फिर मैं आपको नहीं लिखना ना। ठीक है, तो देखिए क्लास, अब यहाँ पर अगर सपोज कीजिए आपका ये हीमोग्लोबिन कम हुआ, तो ऑब्वियसली सी बात है ये आपके ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कम अटैच होगा। हीमोग्लोबिन कम हुआ तो जितना हीमोग्लोबिन होगा उतना ही तो गैसों का करेगा ये स्थानांतरण। जब हीमोग्लोबिन ही कम है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम ही स्थानांतरित होगी। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही स्थानांतरण कम होने लगे, जिसमें मतलब ये कम से कम ज्वाइन हो, एक दूसरे से कंबाइन करे, उसे हम एक टर्म देते हैं, दैट इज द एनोक्सिमिया। ठीक है, एनोक्सिमिया बोला जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। रक्त के पढ़ रहे हैं आप? आरबीसी पढ़ रहे हैं फिलहाल, और तो अगर कुछ बताया ही नहीं है तो रक्त के लिखेंगे, आरबीसी के लिखें। भौतिक गुण। अच्छा ये नहीं पूछ लिया संरचना किसकी, आकार किसका, जब बताइएगा आरबीसी जा रहा है क्या नेगेटिव। जब हम लोग क्लास बात करें आपके भौतिक गुण के बारे में आरबीसी के, आप लोगों ने देखा है जो सिक्के होते हैं 1-2 रुपए के, उनका जमाव कर दो आप एक जगह। ठीक है, तो एक पिलर्स बन जाते हैं। अगर हम एक के ऊपर जमा करते चले जाएं, पिलर्स बन जाएंगे सिक्कों का। ठीक है, इसी प्रकार से आपके जो आरबीसी होते हैं वो भी एक के ऊपर एक इसी तरह से रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसमें आरबीसी एक के ऊपर एक रहते हैं, इसे हम टर्म देते हैं, दैट इज अ रूलेक्स। ठीक है, रूलेक्स कहा जाता है इसको। ठीक है, हाँ आप लोग जानते हैं आरबीसी में समूहन की प्रक्रिया होती है। किसकी वजह से हो जाती है? ये मैंने इम्यूनोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, जब मैंने आप लोगों को टाइप्स पढ़ाए थे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है दैट इज अ समूहन। ठीक है, और इस चीज का प्रैक्टिकल आप लोग फर्स्ट ईयर में भी करके आए ब्लड ग्रुप में। अरे दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ जाता है, ऐसे मान के चले। देखिए बता रही समूहन की प्रक्रिया क्या होती है आप लोग जानते हैं, हालांकि ब्लड ग्रुप आगे बताया जाएगा। आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन करती है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है? समूहन की प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसमें एंटीजन कौन सा है? ए,
और उसी में आपका एंटीबॉडी भी ए मिल जाए। भाई एंटीबॉडी को हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, अभिक्रिया कर जाएंगे। रिएक्शन बताई थी मैंने, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस इम्यूनोलॉजी में, ठीक है। तो ये दोनों अभिक्रिया कर जाएंगे और क्या कर लेंगे, समूहन। आप लोगों में से कितने बच्चों ने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल किया था, हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। फर्स्ट ईयर में किसने किया था, किया था ना? अरे शर्माने वाली बात नहीं ना, दोबारा बताऊंगी, पूछूंगी। किया था ना? समूहन देखा था उसमें कि नहीं देखा था? देखा था। देखिए आप लोगों ने क्या किया होगा, ऐसी एक स्लाइड थी 3 खांचों वाली, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने ए और बी ऐसे लिखे होंगे, ए और बी, और एक लिखा होगा डी, ठीक है। आपने अपने पहले तो फिंगर को 90% अल्कोहल से साफ करके उस पे हाइपोडर्मिक मिनरल से एक पिंच किया, ब्लड आया था, फिर तीनों में आपने इक्वल इक्वल कर दिया था, किया था। उसके बाद में फिर आपने उसमें यूज किया था एंटीसेरा। एंटीसेरा क्या था, अरे एंटीबॉडीज थी वो, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब आपने जो डाला था इसमें क्या चीज आपने ऊपर से डाली थी, आपने एंटीबॉडीज डाली थी, ठीक है। तब आपने देखा था कि इनमें से किसी एक में क्या हुई थी, ऐसे ऐसे बनने लगी थी, छोटी 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 छोटी, है ना। क्या हुआ था, वो समूहन की पर एक होती प्रोसेस, ठीक है, समूहन हुई थी। किसने बताया, नहीं होगा, बताया होगा तो याद आना चाहिए, ठीक है। समूहन हुआ था वहां पर, ठीक है। तो समूहन की प्रक्रिया कब होती है, जब एंटीजन एंटीबॉडी जो है अभिक्रिया कर जाती है, जो जनरली हमें ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा क्लास आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण। चलिए निर्माण, निर्माण क्या होता है भाई, कहां पर बनती है आरबीसी, कहां बनती है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को इम्यूनोलॉजी थोड़ी बहुत भी याद हो, मैंने वहां पे ल्यूकोसाइट बताई थी, ठीक है। तो भ्रूणावस्था में कहां बनती है, ल्यूकोसाइट ही सही, चलो पहले ल्यूकोसाइट ही बता दो। एग्जैक्टली ये चीज आपकी भ्रूणावस्था में चाहे डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, प्लेटलेट हो, ठीक है। आप लोग जानते हैं उस दौरान आप लोगों का क्या कहते हैं, बोन मैरो इतना विकसित नहीं होता है, तो इसीलिए 0 से 2 महीने तक, भाई भ्रूणावस्था है प्रेगनेंसी दौरान, कहाँ बनती है, यॉर्क सेक में बनती है, ठीक है। 2 महीने के बाद कहाँ बनने लगती है, ये यकृत में, प्लीहा में, हाइमस में बनती है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं आप वयस्कों के बारे में, तो वयस्क में बनती है हमेशा किसमें, बोन मैरो में। बोन मैरो की भी आपकी प्रीकर्सर सेल से बनती है, प्रीकर्सर सेल्स मीन इसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनेगी, ठीक है। लिखना है तो लिख लो इस चीज को। बोन मैरो कहाँ उपस्थित होती है, अस्थि मज्जा कहाँ होती है, जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती है स्पॉन्जी वाली, ठीक है, जैसे फीमर, वर्टिब्रल कॉलम में भी उपस्थित होता है, और आपके क्रेनियम में भी उपस्थित होता है, रिब्स में भी, स्टर्नम में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो काफी जगह होती है ये जहाँ पर बोन मैरो प्रेजेंट होगा, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा
लाइफ स्पान कितने टाइम तक जीवित रहती है? तो आरबीसी जो है वो जिंदा रहती है आपकी 120 डेज। जरूरी नहीं है सभी कशेरुकियों में एक ही हो इसका लाइफ साइकिल, ठीक है? लाइफ स्पान इसका अलग अलग भी देखने को मिलता है। लिख लिया? लिख लिया ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखे आप लोग, ऊर्जा की आवश्यकता। तो देखिए क्लास, आप लोग जानते हैं, लिख लीजिए हेडिंग, लिख लीजिए। जितनी भी आप लोगों को आरबीसी बताई थी, मैंने क्या बताया था? आरबीसी जो है वो केंद्रक विहीन होती है, ठीक है? केंद्रक विहीन होगी, उभयातल होती है, ठीक? मतलब, और इसमें क्या चीज अनुपस्थित होती है? कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिकांगों में भी कौन से कोशिकांग? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका, सेंट्रियोल, राइबोसोम्स, ये सब चीज अनुपस्थित होंगे। इसमें खास बात जानने की ये है, जब आपके कोशिकांग मौजूद नहीं है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, हम लोगों को ऊर्जा जिससे मिलती है, किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, एटीपी के थ्रू मिलेगी, ठीक है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर ऑफ द सेल होते हैं उसको, ठीक है? ऊर्जा का घर है ना। अब जब आरबीसी में ये है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? आप लोग जानते हैं, मैंने एक बात बताई कि इसका शेप जो होता है पर्टिकुलर है, ठीक है? तो इसको कोई तो एनर्जी दे रहा है जिसकी वजह से ये अपने शेप को एक रेगुलर रख पा रही है। ऊर्जा तो इसको मिल रही है ना कहीं से। तो ये जो ऊर्जा मिलती है वो मिलेगी आप शुगर, शर्करा होती है, ठीक है? उसकी अनॉक्सी श्वसन के थ्रू, ठीक है? मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन के थ्रू किसमें बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में, जिसके थ्रू इसको क्या मिलता है? आपके आरबीसी को ऊर्जा मिलती है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में जब पाचन स्टार्ट किया था एक बात बताई थी, ग्लूकोज का एक अणु, ठीक है, वो किसमें जाता था? आपके ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में क्या बनते हैं? दो अणु बनते हैं पायरुवेक अम्ल के। वो पायरुवेक अम्ल जो है किसमें जाता था आगे? अगर कंडीशन ऑक्सी है तो, है ना भाई? दो कंडीशन बताई थी आपके सामने, या तो आपके पास एरोबिक कंडीशन है, एक एनारोबिक है, या तो ऑक्सीकरण वाली है या फिर अनऑक्सी है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आपके पास, मतलब कौन सी वाली है? एरोबिक, ठीक है? वायुवीय है अगर, ठीक है, वायुवीय कंडीशन होगी तो पायरुवेक अम्ल किसमें जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। और अगर कंडीशन अवायुवीय है तो किसमें चला जाएगा? फर्मेंटेशन में। भाई फर्मेंटेशन में तो जाएगा, यीस्ट इसमें फर्मेंटेशन करता है, किण्वन करता है, वहां क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है ना?
तो इसी तरह से यहाँ पे शर्करा का क्या होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनेगा, जिससे आरबीसी को ऊर्जा मिलेगी अपने आकार को यथावत रखने के लिए। कोई परेशानी? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फिर आप। फंक्शन तो खुद कर लेंगे आप, कार्य कर लेंगे ना सभी स्टूडेंट्स, आरबीसी के कार्य कर लोगे ना, छोड़ो। देखिए क्लास, नेक्स्ट है आप लोगों का डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम और क्या टर्म देते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो एक तो ये संख्या में कम होते हैं। कैसे होंगे, संख्या में कम। संख्या में कम किससे कम, आरबीसी से भी और लेकिन दूसरी खास बात, संख्या में कम है, आकार में बड़े होंगे। आकार में बड़े होते हैं, सबसे बड़े आकार के देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट में मैंने आपको टर्म बताया था, अगर याद हो तो, मैक्रोफेजेस, जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाई थी मैक्रोफेजेस बताया था। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, पढ़ा सबने है, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, भक्षण तो करेगा मगर आई मीन टू से मैक्रोफेजेस क्या होते हैं। देखो, हालांकि मैं भी बाद में बताऊंगी दोबारा से, पर इतना याद रखिए, टाइम हो गया तो ओवर, इतना याद रखिए। आप लोग मोनोसाइट्स जानते हैं, मोनोसाइट्स जानते हैं आप सभी स्टूडेंट्स, है ना। मोनोसाइट क्या होते हैं भाई, डब्ल्यूबीसी के में नॉर्मल, अगर क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे, नॉर्मल लिखा जाए तो कौन कौन से होते हैं इसमें, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स। एक तो होगा आपका इओसिनोफिल, नेक्स्ट बेसोफिल, होते हैं पीएमएन, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ये बोलते हैं ना, मैंने लिखवाया भी इम्यूनोलॉजी में। एक होती है ल्यूकोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट्स, ओह सॉरी ये गलत थी, लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट्स, ये है आपकी 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी। ठीक है, समझ में आया। पर मेरा सवाल था कि मैक्रोफेजेस क्या होती है, लिख पहले लो, समझ तो हम बाद में लेंगे, खैर समझा दूं। अब ध्यान दो, देखो क्लास, ये 5 प्रकार जो है डब्ल्यूबीसी के, ये मौजूद होंगे रक्त में, रक्त में। ठीक है, लेकिन जब भी कोई भी एंटीजन अटैक करता है, एलर्जी होती है, इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होगी, मतलब सूजन वाली प्रॉब्लम होती है, जब उस दौरान जब आपके मोनोसाइट रक्त में से कहां चले जाए, ऊतक में। ठीक है, ये रक्त है, रक्त में डब्ल्यूबीसी में सभी प्रकार के मौजूद होंगे, 5 प्रकार डब्ल्यूबीसी के। लेकिन अब जैसे ही आपकी एलर्जी की प्रोसेस होती है, एलर्जी होने लगती है ना जब, तो उस दौरान मोनोसाइट जो है अपने साइज में इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद कहाँ जाएगा, ये ऊतकों में। ऊतक में हम मोनोसाइट को ही क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस बोलते हैं, क्योंकि ये भक्षाणुनाशन की प्रक्रिया करेगा फिर। ठीक है, मतलब मैक्रोफेजेस कुछ अलग नहीं है, आपके मोनोसाइट्स ही होते हैं। लेकिन मोनोसाइट्स जो होंगे ये जो छोटे होते हैं, रक्त में से जैसे ही ऊतक में प्रवेश करेंगे, इनका साइज बढ़ जाएगा और बढ़ते ही क्या करने लगेगा, ये भक्षाणुनाशन की प्रक्रिया। इसीलिए इसको हम टर्म देते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रो में मैंने आपको ये बताया था कि मैक्रोफेजेस, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। ठीक है, इन 5 प्रकार में सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो होता है मोनोसाइट, याद रखने वाली बात है। इसीलिए ये ऊतक में जाकर क्या बन जाता है, मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक दूसरे से रिलेट होनी है, जो आप पढ़ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सेकेंड ईयर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे।